अब हम शुरू करेंगे पहला सौदा की। यहाँ शैलेंद्र भटनागर जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं और हम दोनों मिलकर इस शो को ड्राइव करने वाले हैं 10:30 बजे तक। संदीप वागले साहब हमारे साथ बने हुए हैं, सचिदानंद उत्तेकर जी बने हुए हैं, प्रकाश दीवान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दमदार पैनल पहला सौदा में हमारे साथ बना हुआ है। चलिए जी बताइए, गुड मॉर्निंग, कहाँ नजर है? भाई नज़र तो क्या है हेमंत जी, जहां आप कहेंगे वहां नज़र डाल लेंगे, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स के आप दीवाने ही हैं। और जो आप यहां पे हुंकार लगाते हैं, देखिए वो यूएस मार्केट्स में भी सुनाई दे रही है, वहां के भी बैंकिंग स्टॉक बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वैसे बात करते हैं जेट एयरवेज की ही। आप मेरे ख्याल से पिछले 1 घंटे में 20 मिनट आपने बात जेट एयरवेज की करी बिल्कुल करिए। मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त एक आंकड़ा दिखाता हूँ, एक ग्राफिक मंगवाते हैं स्क्रीन पे। देखिए इस वक्त जेट एयरवेज की, स्पाइस जेट की और इंडिगो एयरवेज की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये देखिए 3000 करोड़ जेट एयरवेज, 5500 करोड़ स्पाइस जेट और 54,000 करोड़ इंडिगो। अंडर वैल्यूड है। अब आप देखिए, आप 100 करोड़ रुपए की बाइंग आपने कल करी, जी हाँ, कैश में जेट एयरवेज में, ठीक है। एफएनओ बैन में स्टॉक है, ठीक है। ये जो 3000 करोड़ है, इसमें से न जाने आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो बिकने वाला नहीं है, क्योंकि वो प्रमोटर्स का है, बैंक्स के पास है और कई ऐसे निवेशक हैं जो उसको हिला नहीं रहे। तो आप वो 100 करोड़ का आंकड़ा है, आप देखिए लगभग 1500 करोड़ रुपए के ऊपर एज अ परसेंटेज, वो लगभग आपका 7 या 8% इक्विटी आता है। वो कल बाजार से उठी है। किसने लिया? ये तो आप ही बता पाएंगे। देखिए मेरा काम है प्रश्न करना। जानकारों ने लिए जो खरीदना चाहते हैं इस स्टॉक को, जिनको लगता है ये अंडर वैल्यूड है। और इसीलिए शैलेंद्र जी हम अब 2-3 दिन से कह रहे थे खराब खबरें हट चुकी हैं। अब जो आपने इतना बढ़िया एनालिसिस दिया है, ऐसी रिसर्च आपको पहला सौदा में खूब भर भर के मिलने वाली है। तो ये प्रश्न में ही जो जवाब छुपा हुआ है उसको समझिए। क्यों दीवान साहब? नहीं जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 7-8% इक्विटी का बदलना एक दिन में, और अब की ये शुरुआत गुड न्यूज के फ्लो की शुरुआत मानी जाएगी। और ये देखिए दीवान साहब कि 2 और बातें, 50 फ्लाइट्स दोबारा शुरू हुई हैं और 40 एयरक्राफ्ट वापस आए हैं। और आप ये देखिए कि इसकी जो पूरी, अगर आप इसको वैल्यू करें जेट को, इक्विटी और डेट कुल मिला के लगभग 18,000 करोड़ रुपया मिलता है, पड़ता है। और इंडिगो जो लगभग 1.25% और बड़ी हुई है, मतलब मान लीजिए 1.25 टाइम्स है इस वक्त जेट की, वो 54,000 करोड़ पे है ईवी। तो इस वक्त आपको जेट रिलेटिवली बहुत सस्ता मिल रहा है। ये अलग बात है कि लेना है या नहीं लेना, ये बात लेना ही है सर, लेना पड़ेगा। मतलब जो रिलेटिव वैल्यूएशन है वो बहुत जबरदस्त है इन फेवर ऑफ जेट। बिल्कुल। और देखिए कल जो तेजी देखने को मिली, आज एफएनओ के बैन में, तो आज भी कैश मार्केट में ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। जो 310 की बात हो रही है वागले साहब, वो लेवल आपके जल्द ही हासिल होते हुए नजर आएंगे। और सीएनबीसी आवाज, ये सबसे पहले देखिए हमने लोगों को बिल्कुल रेड फ्लैग रेज किया था, कहा था ये टाटा बाटा वाली खबरों के ऊपर फोकस मत करिए इस समय, जब आएगी तब हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले हमने आपको बताया कि देखिए अब शुरुआत कर लीजिए तेजी करने की। तो आज भी देखिए इसी तरह के बेहतरीन आइडियाज हम आपको देने वाले हैं। और आज तो शैल जी भी हमारे साथ हैं, तो 9:15 मुझे बाहर बुला लिया एक के बाद के शो में। जी हाँ, तो एक के बाद एक दमदार आइडियाज हम आपको देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले नजर होगी दरअसल रुपए की ओपनिंग पर भी। और एसजीएक्स निफ्टी देखिए 11,500 के ऊपर आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी, ये संकेत दे रहा है। तो ध्यान रखिए, लाल निशान में नहीं, हरे निशान में हम खुलने की तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर हमारी नजर होगी। कुछ लोग चिंता में आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी में तेजी करने के लिए अब ज्यादा मार्जिन लगेगा। मार्जिन बढ़ते रहे, लेकिन आप देखिए बाजार भी ऊपर ही जाता रहा, तो उस खबर से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या है, जब मंदी करने वाले इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस ज्यादा घुमाते हैं जी। कल रात से कई लोगों ने मेरे को भेज दिए इस तरह के मैसेजेस। मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करिए, मार्जिन कई बार बढ़े हैं और इलेक्शन के अंदर, इवेंट के अंदर जाते जाते जनरली मार्जिन बढ़ते भी हैं जी, तो उससे घबराने की बिल्कुल जरूरत। और देखिए ये सेबी बिल्कुल ठीक कर रहा है कि जो अच्छा प्लेयर है, जिसके पास कैश है, लिक्विड, वो ही बाजार में आए। एग्जैक्टली। तो मजबूत खिलाड़ी बाजार में रहे। हल्के वाले तो देखिए सोमवार को काफी सारे निकल गए, उसके बाद जब बाजार हल्का हुआ तो फिर ऊपर गया। ये लीजिए देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड्स आने शुरू हो चुके हैं। 100 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। हालांकि ये ट्रेड्स अभी थोड़े सेटल होने वाले हैं, लेकिन देख लीजिए कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो प्राइवेट बैंक्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और टाइटन, वाह,
तो ये अच्छा प्रदर्शन दिखाने के मोड में सच्चिदानंद जी कह रहे थे, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। मारुति देखिए एक बाउंस बैक दिखा रहा है। यस बैंक देखिए 1% ऊपर खुल रहा है। SBI जो दीवान साहब कह रहे थे कि उनका फेवरेट पिक है बैंकिंग पैक में, ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। एक्सिस ICICI बैंक में भी तेजी देखने को मिल रही है। HDFC बैंक खुलते ही नया ऑल टाइम हाई लगा देगा। तो बैंक्स ने पार्टी की शुरुआत करी थी और यही पार्टी को कंटिन्यू करने वाले हैं। देख लीजिए रुपए की ओपनिंग हो चुकी है, 13 पैसे कमजोर होकर रुपया आज खुला है, तो थोड़ी सी नरमी रुपए में देखने को मिल रही है और ये एक्सपेक्टेड था। ध्यान रखिए कच्चा तेल अगर बढ़ता है तो फिर रुपए में थोड़ी सी नरमी देखने को मिलती है और ओवरनाइट कच्चे तेल में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। लीजिए कमोडिटी बाजार भी आपके सामने अब आ चुके हैं। सोना देखिए 23 रुपये ऊपर, चांदी देख लीजिए मामूली सी बढ़त के साथ। तो आज इक्विटी मार्केट का रब ऑफ इफेक्ट कुछ कमोडिटी मार्केट पे भी पड़ रहा है। मजबूती के साथ कच्चे तेल ने भी शुरुआत कर दी है। नेचुरल गैस में आधे % की नरमी देखने को इस समय मिल रही है। शैल जी बताइए कहाँ नजर है आपकी? हेमंत जी एक बात करते हैं, आप लोग टाटास को इनवाइट कर रहे थे जेट एयरवेज में और वो आ गए एयरपोर्ट्स में। देखिए है ना कमाल की बात। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि भाई चलिए पहले एयरपोर्ट्स से तो शुरुआत करें, लैंडिंग राइट्स तो मिले। ठीक बात है, एयरक्राफ्ट तो बाद में आते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये प्रश्न आपके लिए दीवान साहब, ये जो GMR में ट्रांजैक्शन हुआ है जी, जिसमें टाटास ने कंसोर्शियम को लीड किया है, लगभग 7,000 करोड़ रुपया GMR को बचेगा जिससे वो अपना डेट पे ऑफ करेंगे। आपके हिसाब से आपने थोड़ी देर पहले कहा है कि भाई इस वक्त तक तो लगता है कि ये खेल जो है फुली वैल्यूड है और जो कि लंबी दृष्टि का इन्वेस्टर है वो 20 से 30 के बीच में उसे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। हम लोग कई दिनों से ये बात कर रहे हैं कि मार्च का महीना इकोनॉमी और मैक्रो फंडामेंटल्स के लिए 4-5 बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट्स लेके आया है। इस डेवलपमेंट में खासकर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है और 2 बाहर के विदेशी प्लेयर्स भी आए हैं इसमें, इसको आप कैसा मापते हैं फॉर द ब्रॉडर इंफ्रा प्ले? नहीं, बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि ये तो ट्रांजैक्शन हो गया, 15 से 19-20 जो भी आना था ये मूव भी आ गया और इसमें बहुत कम निवेशक ऐसे हैं जो उसका एडवांटेज ले पाए, क्योंकि कई बार ये होता है फ्लैटर टू डिसीव वाले ट्रेड्स रहते हैं। लेकिन जो GIC और टाटा का, अच्छा एक चीज जस्ट ये बताना चाहूंगा कि टाटा ने वाइल दे आर इन्वेस्टिंग उनको जो स्लॉट्स जो मिलने थे, मतलब मांगे थे, वो मिले नहीं है क्योंकि GMR अपनी वैल्यू अभी भी बनाए। हाँ, क्योंकि कल को जब IPO लाना है या डीमर्जर करना है, कोई और इन्वेस्टर लाना है, तो ये अनफेयर हो जाएगा कि टाटा को ये एडवांटेज मिल गया पहले, तो उस वजह से बना रहेगा उसमें एडवांटेज। और इंफ्रा के लिए जिस टाइप का मूव शुरू हुआ है कि एक रेडीनेस है, जो बड़े निवेशक विश्वास दिखा रहे हैं कि इंफ्रा में रिवाइवल होगा, क्योंकि सरकार खुद इसमें लगी हुई है। हाँ, सोल्यूशन लाने के लिए वो करी हुई है। इस सारे जो पुराने इश्यूज हैं उनको, आप एक सिंपल सी चीज देखिए, कल एक HCC की छोटी सी न्यूज थी जी, 1750 करोड़ उन्होंने बंडल किया, SPV बनाया, जो उनके अवार्ड्स और आर्बिट्रेशन चल रहे हैं उसमें से है। उसकी एक्चुअली लागत कहीं बड़ी है, तो उन्होंने कहा कि आप इसमें से हमको 1750 करोड़ दे दीजिए, हम ब्याज कम कर लेंगे, घटा देंगे बकाया हमारा। ये चीज इतने बड़े इन्वेस्टर्स विश्वास करें कि ये चीज रेजोल्यूशन होगी, ये दिखाती है कि सरकार का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है IBC को लेके है या जिस, ये सब में सॉल्यूशन निकलना है। तो ये विचार विमर्श नहीं है, ये एक प्रश्न चिन्ह इसमें नहीं खड़े हो रहे। देयर इज अ फाइनाइट नेचर ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉब्लम which is very big। तो ये इंफ्रा विल प्रोबब्ली बी इन माय व्यू 2019 का 2019-20 का along with real estate probably be the best place। बिल्कुल, तो इस पर रखिए। हाँ, आप बहुत समय से बाजार को देख रहे हैं, आप देखिए 2006 और 2008 में बहुत सारे इंफ्रा फोकस्ड फंड्स थे जो डबल हो गए थे। तो शायद 11 का मूव आपको मिल सकता है, 11-12 साल बाद वो साइकिल दोबारा रिपीट कर सकता है। एब्सोल्युटली जी। चलिए, और देखिए अब 125 पॉइंट ऊपर हो चुका है सेंसेक्स। निफ्टी हम कह रहे थे लाल निशान में नहीं खुलेगा, बिल्कुल मत घबराइए, चिंता मत करिए। तो सर ये भी आपसे वादा था सच्चिदानंद जी, 11,500 आपने लिखा था 20, तो हम 30 पे सर ओपनिंग करवा रहे हैं, तेजी में है ना सर? चलिए, जैकपॉट आइडिया आशीष लेकर बिल्कुल आपके लिए तैयार हैं। आशीष के पास सीधे चलते हैं और उसके बाद इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आशीष बताइए कहां नजर है आज आपकी? आप लोग की बातचीत से क्लियर है, इस समय सबका मूड तो बैंक्स खरीदने का है। यही पॉकेट है जो आउट परफॉर्म कर रही है, यही पॉकेट है जहां पे इंक्रीमेंटल जो फ्लोज आ रहे हैं वो जा रहे हैं। और कल मैं आखिरी सौदा देख रहा था तो शैल जी हाईलाइट भी कर रहे थे, सीरीज में
कौन कौन से बैंक हैं जहां पे डिलीवरी मार्क हो रही है लगातार। उसमें एक बैंक था जो अब तक डिलीवरी लगातार मार्क हो रही है, पर वो बैंक आउट परफॉर्म नहीं कर पाया है, तेजी रिलेटिवली नहीं आई है, वही रडार पे। और चर्चा में भी मैं देख रहा था सुबह से, आज भी है यस बैंक। अब ये इस समय 250 के लेवल्स पे चल रहा है, 147 के लो से। तो कई लोग पूछेंगे 100 रुपए की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, अब इसकी बात क्यों? तो उनके लिए काउंटर आर्गुमेंट ये है कि यही वो बैंक है जो 400 के ऊपर भी कामकाज करता था, और वहां से आज भी 150 रुपए नीचे, वहां से आज भी 40% नीचे कामकाज कर रहा है। और बहुत जेन्युइन रीजन थे जो यस बैंक इस तरह से कमजोरी दिखा रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले साल के सेकंड हाफ में आपको याद होगा आरबीआई ने जो राणा कपूर साहब का टेन्योर कट शॉर्ट कर दिया था, उसके बाद एक मैनेजमेंट क्राइसिस ऑफ सॉर्ट सामने आ गई थी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया था, ये कहते हुए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंसर्न्स हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन करना शुरू कर दिया था। ऊपर से प्रमोटर्स के बीच में टसल की खबरें लगातार रिपोर्ट छपती रही मीडिया में। मैसिव डिविएशंस रिपोर्ट करे गए थे एनपीएज में। तो FY 16 FY 17 के लिए खास तौर पे तो बैड डेट अकाउंटिंग को लेकर, बुक्स की कीपिंग को लेकर, इनफैक्ट कॉर्पोरेट अकाउंट्स की विंडो ड्रेसिंग को लेकर तमाम सवालिया निशान स्ट्रीट में उठे थे। इस बीच कपूर साहब के वो जो म्यूचुअल फंड्स के साथ करार जो थे इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड, वो सामने आ गए। IL&FS का एक्सपोजर था, और इन सब के साथ साथ जो रिजल्ट्स आने शुरू हुए वो भी वीक हो गए। तो कहते हैं ना, वो जो सर मुंडवाते ही ओले पड़ जाते हैं। यस बैंक के साथ एग्जैक्टली वही हुआ था। अब यही तमाम कंसर्न जो रिसीड हो रहे हैं, इसीलिए ये स्टॉक अब एक स्वीट स्पॉट में नजर आता है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के इश्यूज अब एड्रेस होते हुए नजर आए। उसमें एमडी और सीईओ जो रवनीत गिल साहब आए, सबसे इंपॉर्टेंट कि एक आउटसाइडर ने कमान संभाली है, और डॉइचे बैंक के इंडिया ऑपरेशंस के सीईओ थे जो जाने जाते हैं अपने फोकस में प्रोसेसेस को लेकर और रेगुलेशंस को लेकर। तो होपफुली जो सेंट्रल बैंक के साथ डैमेज हो गया यस बैंक का, वो रिपेयर करने का काम होगा गिल साहब का। इस बैंक का कल्चर चेंज होगा, शायद एक ट्रांसपेरेंट बैंक के तौर पे उभरता हुआ नजर आए। तो वो जो बैड बॉय इमेज बन गई थी यस बैंक की रेगुलेटर की निगाहों में, मेरे ख्याल से उसको लेकर अब परसेप्शन धीरे धीरे बदलना शुरू होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम सामने आया, क्रेडिबल रिप्लेसमेंट कहा जाता है गिल साहब के तौर पे यस बैंक के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा बड़ा मुद्दा था अकाउंटिंग को लेकर। अच्छा, आरबीआई ने कभी नहीं पब्लिकली नहीं बताया कि राणा कपूर साहब को क्यों स्टेप डाउन करने को कहा गया, पर ज्यादातर लोग मानते हैं कि पुअर कंप्लायंस कल्चर था इसीलिए। क्योंकि आपको याद होगा वो एनपीए रिपोर्टिंग जो हुई थी, बड़ा तगड़ा डिविएशन आरबीआई के ऑडिट में सामने आया था FY 16 FY 17 को लेकर। पर FY 18 का जो पिछले महीने डिटेल सामने आया है, नील डाइवर्जेंस देखने को मिला है। तो एनालिस्ट जिनसे भी बातचीत करें, रिपोर्ट्स पढ़ें, वो सब प्रीटी श्योर हैं कि बहुत इंटेंस रिव्यू हुआ होगा आरबीआई के द्वारा। उसके बावजूद कोई भी स्केलेटन आपको यहां पे नजर नहीं आया क्लोजेट में। तो ये सराहनीय है यस बैंक के लिहाज से। अब इसके बाद कईयों का डर था Q4 के नंबर्स को लेकर। ये जो नील डाइवर्जेंस है, उसके बाद वो डर भी धीरे धीरे Q4 के नंबर्स को लेकर खत्म हो रहा है। और जो डाइवर्जेंस आया था, इस बात का ध्यान रखें, वो टेक्निकल और कंप्लायंस रिलेटेड था, ना कि क्रेडिट रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट है। इस बैंक ने डिलॉइट को कॉन्करेंट ऑडिटर्स के तौर पर अपॉइंट कर दिया है। हेंसफोर्थ कोई डाइवर्जेंस इस तरह का देखने को ना मिले इसके लिए। तो काफी हद तक ये जो कंसर्न थे बुक कीपिंग को लेकर, अकाउंटिंग को लेकर, वो सब रिसीड होना शुरू हुए। अब रिजल्ट्स कमजोर हो गए थे, एसेट क्वालिटी खराब हो गई थी। एक आर्गुमेंट था Q3 GNPA, ग्रॉस एनपीए 1.6 से बढ़कर 2.1% Q-on-Q पहुंच गए। पर एसेट क्वालिटी का जो डिटेरियोरेशन था, वो IL&FS एक्सपोजर को उन्होंने एनपीए के तौर पर रिकॉग्नाइज करा था। IL&FS के हटा दूं अगर एक्स IL&FS, तो स्लिपेजेस दरअसल 6 क्वार्टर्स के लोस पे पहुंचे हैं। 100% Q-on-Q रिकवरीज हैं। NIMs 3.3% पे मेंटेन करें, और ये कंपनी ने रीइंस्टेट कराए कि स्टेबल आउटलुक होगा एसेट क्वालिटी के लिहाज से। तो शॉर्ट टर्म पेन्स होंगे, लेकिन यस बैंक देश का 5वां सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एसेट बेस के लिहाज से। बेहद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर्स हैं। पिछले 10 साल में टोटल एसेट्स 34% के CAGR से बढ़ रहे हैं, अपने पीयर से कहीं ज्यादा। और आज भी एसेट क्वालिटी सबसे बेहतर आपको पीएस के सामने नजर आएगी। तो दिक्कत मेरे ख्याल से इस बैंक के साथ हो गई, वो जो परसेप्शन बिगड़ गया था, वो ज्यादा बड़ा इशू था, ना कि ये बुक्स, ना कि अकाउंट्स, ना कि तमाम खबरें। गिल साहब के आने से पहले होपफुली वो एड्रेस होती हुई नजर आएंगी। FY 20 की एडजस्टेड बुक वैल्यू 150-160 रुपए मानी जाती है, और इस समय ये उस लिहाज से 1.5 टाइम्स पे इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे खड़ा हुआ है। इसीलिए ये स्टॉक आज रडार पर। ये तो हो गया टेक्नो फंडा कॉल। बागले साहब का टेक्निकल कॉल था। आशीष कह रहे हैं फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं ही, तो इस पर आज साफ तौर पर नजर हमारी रहने वाली। सचिन जी, आपका कॉल रह गया है, बाकी तो दोनों एक्सपर्ट हमारे बुलिश हैं। आपका व्यू क्या है यस बैंक पर? यस बैंक पे मेरा व्यू काफी बुलिश है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि अराउंड 265 के लेवल्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में इमीडिएटली आने चाहिए। नीचे में वीकनेस तभी होगी जब स्टॉक 248 के नीचे स्लिप होगा, तो काफी दूर है। इनफैक्ट 265 इमीडिएटली आना चाहिए।
वैसे हेमंत जी, मुझे ऐसा लगता है आशीष जी का हमें उपयोग एक जगह और करना चाहिए। कहाँ पर? इलेक्शंस का दौर चल रहा है और इस तरीके का भाषण और इस तरीके की स्पीच जो आशीष जी देते हैं, मैं उधर बैठा हुआ था अभी, जैसे इन्होंने बोलना शुरू किया मैं एकदम सकपका गया कि ये हुआ क्या। बुलंद आवाज है। जैसा इलेक्शंस की बात हुई तो रैलीज की बात हुई। 125 रैली मोदी जी कर रहे हैं जी, 150 रैलीज कर रहे हैं अमित शाह साहब। ये प्री इलेक्शन रैली की बात है और आपके मेरठ में भी अब रैलियां होने। देखिए, मेरठ के बगैर आप इस देश को चला नहीं सकते। मैं आपको क्यों बताऊं, जो रैली, जी हाँ, जो सबसे पहले हिंदुस्तान की आजादी का युद्ध हुआ था वो मेरठ में शुरू हुआ था। क्या बात है जी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे शहर से शुरू हुई थी। आप कभी इत्तेफाक कीजिए, हमारे घर आइए, आपको बहुत बढ़िया एक घर दिखाते हैं। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ से शुरू हुई थी लड़ाई वो मेरा ही घर था। अच्छा, जी हाँ। तो एक हमारे पास एक बहुत जबरदस्त एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, आप कभी तशरीफ लाइए। अब तो दीवान साहब चलना ही पड़ेगा, एक इन्वेस्टर कैंप वहां पर करते हैं मेरठ में, और इस बहाने हम लोग हमारे घर में ही कीजिए, इन्वेस्टर कैंप बहुत जगह है। चलिए, तो फिर ये है बढ़िया बात नजर रहेगी। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स, इसीलिए हमने इस बात को उठाई क्योंकि मार्केट में जो तेजी देखने को मिल रही है दीवान साहब, और आप तो इत्तेफाक रख ही रहे हैं कई दिनों से, ये तो पैसा जो आ रहा है भर भर के FIRs का, वो इसी बात के लिए आ रहा है कि सेकंड टर्म मिलने वाला है। राइट सर? नहीं, बहुत सारे कारण है, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहा है और इससे डोमेस्टिक माहौल बहुत सुधर गया। FIRs तो क्या है, नजर रखते हैं वैश्विक बाजारों पे और वहां पे उनको रिलेटिव स्ट्रेंथ जहां लगती है तो चाइना से पैसा निकाला, कहीं और से कोई क्या हिंदुस्तान में डाला, क्योंकि हम अंडर वेट भी थे, अंडर परफॉर्मिंग थे, इतना अभी तक वो नहीं था और हमारी करेंसी भी थोड़ी सी फेवरेबल उनको उस जोन में लगी। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो घरेलू निवेशक है, उनका जो उत्साह है वो अब शुरू हुआ आना। सही है। तो रैली में क्यों आपको कह रहा था नए हाईस निफ्टी पे फ्राइडे तक वो हो जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो अब शुरू हुआ है और इसको आगे मोमेंटम देने के लिए अभी काफी जगह अगले 1.5-2 महीने में इलेक्शन आउटकम तक मिल सके। दीवान साहब, एक बात और कमाल की है कि अगर आप ये देखें, जो कल दोपहर से रैली शुरू हुई 2-2:30 बजे से, आप भी हमारे साथ थे, आपने ये भी कहा कि इस हफ्ते निफ्टी में नया हाई लग सकता है, एक्सपायरी में ना भी लगे। आप ये देखिए, कमाल की बात हुई है, कांग्रेस पार्टी ने एक स्कीम अनाउंस करी, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि जी हर एक व्यक्ति को जो डिजर्विंग है, जिसे मिलना भी चाहिए, सालाना महीने का 6,000 रुपया मिलेगा। उन्होंने 6,000 रुपया तो बताया, लेकिन टोटल कॉस्ट नहीं बताई। 3,20,000 करोड़ रुपए, लगभग 2% GDP का। उस खबर से बाजार डावाडोल हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये एक दर्शाता है कि जो कांग्रेस का जो शायद सबसे मजबूत बाण था वो चला चुके, और ना बाजार पे फर्क पड़ा, ना जो पोटेंशियल बात हेमंत जी बता रहे हैं कि शायद ये सरकार दोबारा वापस आए, उस पर कोई फर्क पड़ा। और उसी वजह से जो वो रैली हुई है 2 बजे के बाद से, वो और अहम है। ठीक बात है। ये डेवलपमेंट के बावजूद मार्केट ने उसको डाइजेस्ट किया और सीरियसली कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दिया कि इससे कोई इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है इन द पॉलिटिकल आउटकम। एब्सोल्युटली। और ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद बाजार घबराया नहीं, डरा नहीं, ये काबिले तारीफ वाली बात है, क्योंकि बाजार को जो दिख रहा है वो वही दिख रहा है। पागले साहब, आपका वोट गोवा में है या बॉम्बे में है, ये बताइए। बिल्कुल बॉम्बे में है। अगर आप गोवा जाना चाहते हैं तो अब नई स्कीम्स भी आ चुकी हैं, एयरलाइन कंपनियां कह रही हैं, साथ भी जा सकते हैं। अब तो जेट का वाला आप अपने माइल से भी जा सकते हैं, जो आपको पहले डर लग रहा था कि पता नहीं मेरी इतनी हजारों लाखों माइल जो हैं वो खराब हो जाएंगी। हेमंत, आप मेरा ऐसा अपमान नहीं कर सकते। ठीक है, क्या किया सर मैंने अपमान? ये है कि आप और प्रकाश जी होते हुए मैं आपके प्राइवेट जेट में क्यों ना जाऊं? प्रकाश सर, आपके प्राइवेट जेट की बात हो रही है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने ऐसी बातें ना करें। सर, वो है, वो टेबल पे जो पड़ा हुआ है वो बिल्कुल प्राइवेट है। अच्छा, वो प्राइवेट ही है। वो जो संदीप देख के बोलते रहते हैं कि प्राइवेट जेट लेके बैठे हैं। संदीप जी के बेस्ट फ्रेंड किरण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुणे से। किरण जी, बताइए मार्केट पर आपका व्यू क्या है? 30 सेकंड बचे हैं मार्केट खुलने के लिए, संक्षेप रखिएगा प्लीज। नहीं, बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा मानना है कि इधर से काफी अच्छी अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए। कल एक्सपायरी है और काफी शॉर्ट पोजीशंस अटके हुए हैं। जो अभी चर्चा सुन रहा था तो इसका यही मतलब आता है कि पॉलिटिकल हो कुछ भी हो, टेक्निकली साउंड है अपना सिस्टम, और मेरा मानना है कि हम नए हाइज अभी इस एक्सपायरी में लगाते नजर आएंगे, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में।